हेलो फ्रेंड्स, मैं सनु सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं यानी बिहार स्पेशल, जो आपका बिहार का सामान्य परिचय चल रहा है उसमें हम भाग 2 देख चुके हैं और आज हम देखेंगे यानी इसका भाग 3। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? भाग 3 देखेंगे, जिसमें भाग 2 में हम लोगों ने क्या देखा था, यानी खास करके नदियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और इससे संबंधित हमने बताया था कि नदियां कितने प्रकार की होती है। स्पष्ट रूप से हम लोग देखा था, एक देखा था भाई आपका क्या था, प्रायद्वीपीय नदियां, और दूसरे हम लोग देखा था हिमालय नदियां। ठीक है, और सबकी विशेषताओं के बारे में हमने बताया था किस प्रकार यानी हिमालय से नदियां निकलती है, और जब नदियां निकलती है तो उसकी अवस्थाएं कितनी होती है। जैसे मान लीजिए हमने देखा था युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था, वो तीनों अवस्थाओं में किन किन प्रकार के मैदानों का निर्माण करती है ये भी हमने बता दिया था। ठीक है, हमने बताया था कि भाई किस प्रकार से नदियां जो है वो आपका क्या करती है, पहले भावर मिट्टी का निर्माण करती है और भावर के बाद आपका जो अगला जो क्षेत्र होता है वो तराई क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसको हम दलदली क्षेत्र बोलते हैं। और पुनः तराई के बाद वो क्या करती है, खादर और बांगर की मिट्टी का निर्माण करती है। और फिर जैसे ही मुहानों पर जाती है तो वो क्या करती है, डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करती है। इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। और साथ में हमने गंगा की उत्पत्ति के से संबंधित यानी जितने भी पॉइंट थे सबको हमने यानी समझ लिया था। जो हम ये मैप बनाए हैं यहां तक यानी हम लोगों ने क्या कर लिया था, गंगा की उत्पत्ति के बारे में देख लिया था। आज हम यहां से फिर से थोड़ा सा यानी गंगा नदी के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि बिहार की जो मुख्य नदी है वो आपकी गंगा नदी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और साथ में हम आज ये देखेंगे कि गंगा जो है इसके उत्तर यानी बिहार में उत्तर से आने वाली कौन कौन सी नदियां, यानी हिमालय से आकर यानी गंगा मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, और उसकी वहां से जो भी यानी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सब पे हम लोग डिटेल्स रूप से आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो होगा काफी आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, और कृपया करके आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि भाई गंगा की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो हम लोग देखे थे कि जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, क्या है आपका गंगोत्री जो ग्लेशियर है, ये आपका उत्तर यानी उत्तराखंड के उत्तर काशी में अवस्थित है। और यहां से जब ये नदी निकलती है तो जब गंगा कहां से निकलती है, आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ये जानवी के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है आप यहां पर देख सकते हैं, मैप पे पूरा उसको बताए हुए हैं कि जानवी के नाम से निकलती है। और जानवी के नाम से निकलने के परिणाम स्वरूप जैसे वो गोमुख के पास आती है, तो देखिएगा आपके यहां पर गोमुख होगा, हम बोलते जा रहे हैं, आप मैप इसको देखते जाइए। ठीक है, तो गोमुख के पास आती है और गोमुख पर आने के बाद क्या होती है, इसका नाम क्या हो जाता है, आपका देखेंगे कि जानवी से इसका नाम हो जाता है भागीरथी। वहां से ये भागीरथी के नाम से पुकारी जाती है, जानी जाती है। ठीक है, और जैसे ही भागीरथी के नाम से जानी जाएगी, भागीरथी के नाम से ये आगे निकलती है, ठीक इसके बाद क्या होती है, एक नदी आकर इसमें मिलती है जिसका नाम है विलंगना नदी। कौन सी नदी, विलंगना नदी। और विलंगना नदी जब आकर यानी आपकी भागीरथी से मिलती है, वहां पर एक क्या किया गया है, आप देख सकते हैं यहां पर एक परियोजना का निर्माण किया गया है, यानी टिहरी बांध बनाया गया है। क्या किया गया है, टिहरी परियोजना का निर्माण किया गया है। और यहां पर हम देखेंगे टिहरी बांध से संबंधित यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है जिसका नाम है चिपको आंदोलन। और यह चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1973 ईस्वी में हुआ था। और क्यों हुआ था हम देखेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये जितनी भी घटनाएं हो रही है गंगा से संबंधित जितने भी ये घटनाएं होगी सब आपके उत्तराखंड में ही होगी। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है ये पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र में होता क्या है, ये जो क्षेत्र आते हैं उत्तराखंड जो राज्य है वो समझिए कि हमारा जो भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है, जो भूकंप से संबंधित काफी खतरनाक भाग है। ठीक है, यहां भूकंप आने की संभावना काफी ज्यादा बनी रहती है दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा। ठीक है, तो अब यहां के लोगों ने देखा कि अगर यहां पे बांध बन जाएगा, ठीक है, यहां पे अगर क्या हो जा रहा है, बांध बन जा रहा है, तो बांध बनेगा तो क्या होगा, मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे बार बार भूकंप आता है। भूकंप जोन 1 2 3 4 5 यानी क्या है, यानी भूकंप जोन भारतीय भूकंप जोन को कितने भाग में बांटा गया, 5 भाग में बांटा गया है। तो इसमें सबसे खतरनाक जो भूकंप जोन होता है वो आपका 5वां होता है। ठीक है, और इस जोन में आते पर्वतीय क्षेत्र ही आते हैं। ठीक है, अब ये पर्वतीय क्षेत्र आपका उत्तराखंड ही है। ठीक है, तो यहां पर यहाँ के लोगों ने सोचा कि अगर यहाँ पे बांध बनता है तो दिक्कत क्या होगा, कभी भूकंप आया और बांध टूट गया तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमारे फसलें नष्ट हो जाएगी, जो जान माल की काफी क्षति होगी, यानी दहाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, हम लोग मारे जाएंगे। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। वहां के जो जनजातीय लोग थे, यानी हम याद रखना है कि आपका उत्तराखंड में एक जगह है टेहरी गढ़वाल, तो टेहरी गढ़वाल से ही यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक है, इसमें होता क्या था कि स्त्रियां जो है यानी वो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, यानी अंगू वृक्ष था जिसे लोग ठेकेदार आते थे जब काटने के लिए, तो स्त्रियां क्या करती थी कि पेड़ों से पकड़ के उसको चिपक जाती थी। ठीक है, पेड़ों से उसको क्या करती थी, यानी पेड़ों से चिपक जाती थी ताकि ठेकेदार यानी वृक्ष को ना काटे। ठीक है, पेड़ को काटने से पहले आप हमें काटिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, पेड़ को काटिएगा। ठीक है, तो
इसलिए इस आंदोलन का नाम यानी चिपको आंदोलन रखा गया। ठीक है, ये खास इसकी क्या थी, यानी इसमें स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए कि यहाँ से एक टॉपिक आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, यानी चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो 1973 ईस्वी में हुआ था। किससे संबंधित है, तो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि भाई ये जैसे ही भागीरथी आगे निकलती है, तो भागीरथी जब आगे निकलती है ना, तो उसमें क्या होता है, एक अलकनंदा नदी आकर मिल जाती है। कौन सी नदी मिलेगी, अलकनंदा। अलकनंदा का आप मैप देख सकते हैं कि ये आपका अलकनंदा निकलती है, ये अलकनंदा नदी है। ठीक है, अलकनंदा आकर मिलती है यहाँ पर देवप्रयाग में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा कि अलकनंदा जब नदी आकर भागीरथी में मिलती है, तो जहां पे मिलती है उस स्थान को हम देवप्रयाग कहते हैं। क्या बोलते हैं, यानी भागीरथी, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी भागीरथी नदी है यहां पर आ रही है, और इधर से अलकनंदा नदी आ रही है, और जहां पे ये मिल रही है इसके संगम स्थल को, भागीरथी और किस नदी को, यानी भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थल को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये हम जानते हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही यानी गंगा, यानी जब भागीरथी और अलकनंदा की जलधाराएं आपस में मिलती है, वहां से जो संयुक्त जलधारा होती है उसको हम बोलते हैं गंगा। वहां से ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया गंगा की उत्पत्ति से संबंधित। लेकिन यहां पर देखेंगे अलकनंदा नदी, अब अलकनंदा का निर्माण किस प्रकार होता है, तो याद रखिएगा, एक आपका धौली गंगा और विष्णु गंगा। एक क्या होगी, धौली गंगा, और दूसरी क्या होगी, विष्णु गंगा। यहां पर देख सकते हैं एक आपकी विष्णु गंगा है, दूसरी आपकी धौली गंगा है। तो दो धाराएं आकर संयुक्त रूप से कहां मिलती है, विष्णु गंगा के पास आकर मिल जाती है। तो अब इसकी उत्पत्ति स्थल देख लेते हैं कि भाई विष्णु गंगा जो है वो संतोपथ ग्लेशियर से निकल रही है, और आपका जो धौली गंगा है वो मिलाप ग्लेशियर से निकल रही है। तो विष्णु गंगा संतोपथ ग्लेशियर से और धौली गंगा मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और इसकी जलधारा कहां पर आकर मिल जाती है, तो विष्णु प्रयाग में आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। यानी धौली गंगा विष्णु प्रयाग पर आकर मिलती है, और वहां से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। ये जो आपका विष्णु प्रयाग है ना जी, यहां से आपका अलकनंदा नदी का निर्माण होता है, और ये आकर मिल जाती है आपका यहां पर। ठीक है, यहां से आपको याद क्या रखना है, यहां से एक दो और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नंद की नदी। अब ये अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा नदी आकर अलकनंदा नदी में आकर नंद की नदी मिलती है, और नंद की नदी और अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नंद की नदी और अलकनंदा नदी जिस स्थान पर आकर मिलती है उसके संगम स्थल को हम क्या कहते हैं, नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर हम देखेंगे दूसरी नदी होगी वो पिंडारी, आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में। ठीक है, पिंडारी नदी आकर मिलती है, यानी जहां पर अलकनंदा से आकर मिलती है पिंडारी नदी, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कर्ण प्रयाग। देखिए यहां पर होगा, कहाँ है, पिंडारी नदी, ये आपका हो जाएगा पिंडारी नदी। देखिए आकर मिल रही है यहाँ पे, तो पिंडारी नदी और अलकनंदा ये जहाँ पे मिल रही है इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा आपका बात है, यहाँ से देख सकते हैं कि रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है, तो ये आपकी भागीरथी नदी, देखिए भागीरथी नदी, और ये आपका हो गया अलकनंदा नदी। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा जो नदी है इसके संगम स्थल को हम क्या कहेंगे, तो इसके संगम स्थल को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रुद्र प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा, इधर से आ रही है भागीरथी और ये तो महत्वपूर्ण नदी है अलकनंदा, इसके संगम स्थल को ये जो प्रयाग का निर्माण कर रही है इसको हम कहते हैं रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो अलकनंदा में कौन कौन नदी आकर मिल रही है, तो अलकनंदा में आकर नदी मिलती है आपकी कौन कौन, एक भागीरथी हो जाएगी, दूसरी आपकी पिंडारी नदी हो जाएगी, तीसरी आपकी कौन सी नदी हो जाएगी, नंद की नदी हो जाएगी। ठीक है, ये तीन नदी जो आती है और अलकनंदा में मिलती है और प्रयाग का निर्माण करती है, उसको हम कर्ण प्रयाग बोलेंगे, दूसरा क्या बोल सकते हैं, नंद प्रयाग बोलेंगे, और तीसरा रुद्र प्रयाग बोलेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया कर लिया था, कल भी देख लिया था। आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो इसको मिटा दे। इसके बाद अगर आप नए आए हैं तो कृपया करके पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आप अगले वीडियो के यानी भाग 2 को, ये जो आपका बिहार स्पेशल चल रहा है इसका भाग 2 अगर आप नहीं देखें तो कृपया करके आप भाग 1 भाग 2 को देख लीजिए। भाग 1 में हम लगभग यानी 1 घंटा 40-45 मिनट का वीडियो बनाया है, 1 घंटा 41 मिनट के साथ वीडियो बना हुआ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले उसको आप देख लीजिए, उसके बाद भाग 2 को देखिए, वो भी लगभग 1 घंटा का वीडियो है, और उसके बाद आप ये भाग 3 को देखिएगा। देखिए हम ये नहीं पीछे पड़ते हैं कि भाई हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि मेरा व्यूअर ज़्यादा बढ़ेगा।
मतलब शॉर्ट वीडियो, छोटा जो वीडियो होता है लोग ज़्यादा चाव से देखते हैं, लेकिन बड़े वीडियो को देखकर ही लोग छोड़ देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि बड़े वीडियो में जानकारी जो होगा वो आपको कूट कूट कर दिया गया होगा, यानी पूरे आपके डाउट को क्लियर किया गया होगा, तभी तो वीडियो बड़ा बना है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और छोटा बड़ा सा नहीं होता है, जो पढ़ने वाला रियल में जो स्टूडेंट होते हैं, जिनको कंटेंट रियल में चाहिए, वो बड़े वीडियो को ही क्या करते हैं, महत्व देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे बड़ा छोटा से कुछ होने वाला नहीं है, जितना ज़्यादा डीप पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगा। तो इसको मिटा दें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे, अब देखेंगे भाई, इसमें हम आपको ये भी ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे, आपको याद होगा, अगर आप कल का वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि भाई उत्तर से आने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, और उत्तर से आने वाली नदियों के लिए हमने आपको एक बेहतरीन, एक दमदार, एक जानदार ट्रिक बताया था। अगर वो याद होगा आपको तो उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं याद है तो चलिए आज हम फिर से बताते रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो कल देखे होंगे वो बोलेंगे कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर भी कोई बात नहीं बाबू, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मान लीजिए कि देखिए, एक ही पढ़े हुए चीज को अगर एक दो बार पढ़ लिए तो कोई घाटा नहीं करेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं और हम आज देखेंगे संपूर्ण रूप से उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिणी बिहार की नदियां जो भी होगी, यानी सबको क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए गंगा से संबंधित जितने भी फैक्ट थे लगभग हम बता चुके हैं। गंगा के कहां से किस प्रकार से इसका निर्माण होता है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो हम देखेंगे कि भारत की ये सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी बाबू 2525 किलोमीटर। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, यहां से एक फैक्ट याद रखना है कि इसकी लंबाई तो कुल 2525 है, लेकिन भारत में है, बिहार की बात करें तो बिहार में मात्र 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो मात्र 445 किलोमीटर है। यहां पे हमने नोट भी कर दिया है, इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, कितनी लंबाई है, मात्र 445। तो देखिए हम कल देखे थे कि भाई उत्तर बिहार से आने वाली नदियां कौन सी है, तो उसके लिए हमने क्या बताया था, एक जानदार ट्रिक बताया था। और उस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका बल्ले 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 हो जाएगा। रियल में मैं बता रहा हूं, बहुत आसान ट्रिक है, आपको शॉर्ट में याद कर लीजिएगा उसको। देखिए यहां पर है क्या हमने बताया था कि महान बुढ़ी, क्या था ट्रिक, महान बुढ़ी कमला घाघरा साड़ी पहनकर, घाघरा साड़ी को पहनकर क्या करती है, तो घाघरा साड़ी को पहनकर डांस न करेगी जी। तो याद रखना है कि घाघरा साड़ी को पहनकर बलानगढ़ के बाग में क्या करती है, नाचती है, घूमती है, कुछ कर दीजिए जो मन में आए। ठीक है, तो बलानगढ़ के बाग में क्या करती है, नाचती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए महान बूढ़ी कमला एक औरत है, कैसी औरत है, काफी बुढ़ी औरत है, एक बुढ़ी औरत है, बताइए कि उम्र डल गया है ना, कह जला रहने दीजिए, छोड़िए हटाइए उसको, छोड़िए। क्या याद रखिएगा, महान बूढ़ी कमला एक बूढ़ी औरत है, क्या है, एक बूढ़ी औरत है। वो क्या कर रही है, घाघरा साड़ी पहनकर, क्या कर रही है, घाघरा साड़ी पहनी हुई है और घाघरा साड़ी पहनकर क्या कर रही है, बलानगढ़ के बाग में नाचती है। ठीक है, कहाँ नाचती है, बलानगढ़ के बाग में नाचती है या बलानगढ़ के बाग में घूमती है, जो मन में है। बस आपको ट्रिक याद रखना है, किसी तरह इसको बना दीजिए। ठीक है, कि महान बूढ़ी कमला एक महान मतलब बहुत बूढ़ी औरत है जिसका नाम क्या है, कमला है, जो क्या करती है, घाघरा साड़ी पहनकर और क्या करती है, बलानगढ़ के बाग में घूमते रहती है, चाहे नाचते रहती है। ठीक है, नाचती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां से देखिएगा महान से क्या होगा बाबू, महान से बहुत ही आसान होगा। महान से क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे महानंदा लिखा हुआ है, तो महान से क्या हो जाएगा, महानंदा। महान से महानंदा नदी हो जाएगा, महान से महानंदा। अब बताइए बूढ़ी से, बूढ़ी तो आप लोगों को याद होगा, एक होता है गंडक, एक होता है बूढ़ी गंडक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बूढ़ी से बूढ़ी गंडक हो जाएगा, बूढ़ी से बूढ़ी गंडक,
बूढ़ी गंडक नदी, ठीक है। और ट्रिक किसके लिए है, तो उत्तर यानी हिमालय नदी है, यानी चलिए पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको बोल देंगे किसके लिए है। तो महान से महानंदा, दूसरा बुढ़ी से बूढ़ी गंडक, और कमला से कमला नदी हो जाएगा। कमला से क्या होगा, कमला से कमला नदी, और घाघरा से घघरे होगा, घाघरा से क्या होगा, घघरा ही होगा। और सारी से सरयू हो जाएगा। अब यही सरयू, घाघरा को उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाएगा, घाघरा को ही उत्तर प्रदेश में बोला जाता है सरयू, और जब ये बिहार में आती है तो इसको बोलता है घाघरा। लेकिन हमने ट्रिक में दोनों नाम पिरो दिया है, अब दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। घाघरा को उत्तर प्रदेश में क्या बोलेंगे, तो घाघरा को उत्तर प्रदेश में बोलते हैं सरयू, और जब वही बिहार में प्रवेश करती है तो उसे हम घाघरा के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना है। को से बाबू हो जाएगा कोसी, को से क्या होगा, कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, याद होना चाहिए आपको। पहन कर साइलेंट कर दीजिएगा। बलान याद रखिए, बलान से बलान नदी होगा, बलान से बलान ही नदी होगा। गंड से याद रखना है, गंड से हो जाएगा गंडक, गंड से क्या होगा, गंडक नदी, ये हो जाएगा बलान नदी, ठीक है। अब देखिए बाघ से क्या होगा, बाघ से याद रखना है बागमती, बागमती नदी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। के में ये सब साइलेंट रहेगा, नाचती है, छोड़ दीजिए। याद क्या रखना है, महान बूढ़ी कमला घाघरा साड़ी को पहनकर बलानगंज के बाग में क्या करती है, नाचती है, घूमती है, ठीक है। याद हो गया, एकदम शानदार ट्रिक है। जितने भी यानी बोल सकते हैं। अब ये उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां हो गई, क्या हो गई, उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां, उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां, एकदम दमदार ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। उत्तर बिहार की जितनी प्रमुख नदियां हैं सब इसमें आ जाएगी। महान बूढ़ी, देखिए महानंदा नदी आ जाएगा, बूढ़ी गंडक आ जाएगा, कमला नदी आ जाएगा, घाघरा नदी आ जाएगा, इसको सरयू बुलाया जाता है, कोसी नदी आ जाएगा, बलान नदी आ जाएगा, गंडक नदी आ जाएगा, बागमती आ गया, बच क्या गया, कुछ नहीं, ठीक है। तो लगभग जितने महत्वपूर्ण नदियां हैं सब ये उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, और इसमें क्या हो जाएंगे, परिपूर्ण रूप से आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। महान से महानंदा, बूढ़ी से बूढ़ी गंडक, कमला से कमला नदी, घाघरा से घाघरा नदी, सारी से इसी को सरयू भी बोला जाता है, को से कोसी नदी, अब बलान से बलान नदी, गंड से गंडक नदी, अब बाग से बागमती नदी। क्लियर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अब चलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक एक करके सबके बारे में लगभग यानी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। या दक्षिण भारत की बिहार की नदी है उसको भी ट्रिक बता दें, लेकिन उसको बता देंगे या ट्रिक को लेकर आप लोग भाग जाइएगा ऐसा मत कीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग जितना वीडियो का अंत तक देखिएगा उतना ही आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो चलिए अब ये जो जितनी भी आपकी उत्तर बिहार की नदियां आप लोग नोट कर लिए होंगे। उत्तर बिहार की नदियों के बाद हम देखेंगे आपकी दक्षिण बिहार की नदियां, इसके बारे में देखेंगे दक्षिण बिहार की नदियां। तो दक्षिण बिहार की नदियों के लिए, इसके लिए भी एक हमारे पास दमदार ट्रिक है, उसको भी हम नोट कर दे रहे हैं। दक्षिण बिहार की नदियों के लिए ट्रिक देखिएगा, दक्षिण बिहार। अब दक्षिण बिहार के लिए ट्रिक क्या हो जाएगा, तो दक्षिण बिहार की नदियों के लिए एक दमदार ट्रिक है जिसको हम क्या नाम देंगे। अब देखिए इस ट्रिक को लिख लीजिए, मेरा ही नाम से स्टार्ट होता है बाबू ट्रिक को, ठीक है। याद क्या रखना है, सोनू, चंदन, अजय, 3 गो नदी है दक्षिण बिहार में। सोनू अब सोनू नहीं है, मतलब सोन है, तो सोन है तो याद रखिए सोनू सोन, ठीक है। तो क्या याद रखना है, इसके लिए याद रखना है कि सोनू, चंदन, अजय, सोनू, चंदन, अजय, सोनू, चंदन, अजय फागुन के महीने में, कब, फागुन के महीने में, या फागुन के महीने में बोल सकते हैं, या डायरेक्ट फागुन में कर दीजिएगा, फागुन में। किसको, तो हम देख सकते हैं कोयल को, फागुन में कोयल को क्या करते हैं जी, तो कोयल को बड़ा चना, फागुन के महीने में कोयल को बड़ा चना खिलाकर हर रोज पुण्य कर्म करते हैं। क्या करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। बहुत आसान है, देखिए एक कहानी की तरफ याद करना है कि 3 गो दोस्त हैं,
कितना, 3 दोस्त है, सोनू है, अजय है, चंदन है। कौन कौन, सोनू, अजय, चंदन, 3 लोग हैं। और तीनों लोग क्या करते हैं, 3 जो फ्रेंड है, 3 जो दोस्त है, सोनू, चंदन, अजय, ये क्या करते हैं कि फागुन के महीने में, जैसे हम जनवरी फरवरी इंग्लिश में याद करते हैं उसमें आपका होता है चैत, जेठ, बैसाख, आषाढ़, कुआर, कार्तिक, फागुन, ये सब मंथ होता है आपका हम लोग हिंदी में, ठीक है। तो उसी पर क्या करते हैं कि ये फागुन के महीने में सोनू, चंदन, अजय फागुन के महीने में कोयल को क्या करते हैं, बड़ा चना खिलाकर हर रोज पुण्य करते हैं। नहीं बोला जाता है कि पशु पक्षियों को जल देना, उनके लिए भोजन देना, उनकी सेवा करना पुण्य कर्म होता है, क्योंकि वो क्या है, एक मतलब वो बोलने वाले जीव नहीं है, ठीक है। वो मान लीजिए उनको दर्द होगा, उनको तकलीफ होगा तो आपसे आकर नहीं बोलेंगे, उनको भूख लगेगा तो आपसे आकर नहीं बोलेंगे, बस ऐसे ही चिल्लाएंगे। अगर आप समझदार होंगे तो उनको खिलाइएगा। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग सब लोग अधिकतर यानी गांव शहर में क्या करते हैं, देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, आपके कबूतर को चना खिलाते हैं, कबूतर को चना यानी पक्षी वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, चना खिलाते हैं। उसी प्रकार ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर कबूतर को चना खिलाकर किसको खिलाया जा रहा है, तो कोयल को खिलाया जा रहा है। क्या है, किसको खिलाया जा रहा है, कोयल को। यही याद रखना है कि सोनू, चंदन, अजय फागुन में कोयल को बड़ा चना, छोटा चना नहीं, छोटा चना देखिएगा गाय भैंस को हम दरवा कर लाते हैं दाना होने के लिए, तो वो चना नहीं, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है कि बड़ा चना खिलाकर हर रोज कौन सा काम करते हैं, बताइए कि पक्षी को चना उना खिलाना ये पुण्य का कर्म हुआ ना, तो ये क्या कर रहे हैं कि बड़ा चना खिलाकर पुण्य कर्म करते हैं। बस यही याद रखना है। अब सोनू से सोन नदी याद हो जाएगा, सोनू से सोन नदी हो जाएगा बाबू। आज चंदन से चंदन नदी होगा, चंदन से चंदन नदी, अजय से अजय नदी याद रखिएगा, ठीक है। फागुन से फल्गु नदी याद रखिएगा, ठीक है। मे को हटाइए, कोयल से उत्तरी कोयल हो जाएगा। कौन सी कोयल, उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी हो जाएगा, ठीक है को। अब देखिए बड़ा से बरवा नदी, बड़ा से क्या हो जाएगा, बरवा नदी। चन्ना से चानन, चानन याद रखिए, या जिसको पंचानन भी बोला जाता है, पंचानन, ठीक है। चानन याद रखिएगा या पंचानन, तो चानन भी कहेंगे देता है, चानन बहुत इंपॉर्टेंट है नदी, चानन। अब खिलाकर यहाँ पे साइलेंट रहेगा। हर से क्या हो जाएगा, हम देखेंगे आपका हर से हरोहर हो जाएगा, हर से हरोहर नदी हो जाएगा, ठीक है। हर से हरोहर, हर रोज से हरोहर याद रखिएगा। पुण्य से आप याद ही रखिएगा, पुण्य से पुण्य पुण्य नदी हो जाएगा। क्या होगा जी, पुण्य से पुण्य पुण्य नदी हो जाएगा। कर्म से कर्मनाशा नदी, देखिए यहाँ पर आपकी है जो कर्मनाशा निकलती है कैमूर की पहाड़ी से, इसको कर्मनाशा नदी नाम बोलते हैं, कर्मनाशा नदी। तो याद हो गया आपको, याद क्या रखना है, ट्रिक आपको याद रखना है कि सोनू, चंदन, अजय फागुन में कोयल को बड़ा चना खिलाकर हर रोज पुण्य का कर्म करते हैं। तो ऐसे ही याद रहेगा कि सोनू है, चंदन है, अजय है, 3 लड़का है, 3 दोस्त है, और तीनों यानी कोयल को क्या करते हैं, फागुन के महीने में बड़ा चना खिलाकर यानी अच्छा काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं। इसको याद रखने में कोई दिक्कत, बहुत ही आसान चीज़ है। इससे जनरल हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है, तो ये याद रखिएगा। अगर ये याद रहा तो आपसे पूछेगा कि गंगा में उत्तर से, यानी गंगा में बिहार में गंगा के उत्तर से मिलने वाली नदियाँ निम्नलिखित में कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो एकदम टिक आउट कर दीजिएगा, आंख मूंद कर बोल दीजिएगा कि है उत्तर से आकर मिल रही है और दक्षिण से आकर मिल रही है, ठीक है। या हिमालय नदियां ये है या पठारी नदियां ये है। पूछेगा आपसे कि बिहार के निम्नलिखित में कौन सी हिमालय नदियां है, बिहार, अब देखेंगे कौन सी बिहार क्या है आपकी बिहार में हिमालय नदियां है, तो हिमालय नदियों के लिए भी ट्रिक हो जाएगा। जितने भी उत्तर से आकर मिल रही है गंगा में, ये सब हिमालय नदियां हो जाएगा, और जितने भी आपका दक्षिण से आकर मिलती है गंगा में, ये सब पठारी नदियां हो जाएगी, प्रायद्वीपीय नदियां हो जाएगी। अब इस सब की विशेषता हम कल वीडियो में बता चुके हैं, आज नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये ट्रिक तो दोनों आपको याद होगा, नोट भी कर लिए होंगे। याद कर रखना है कि सोनू, चंदन, अजय फागुन में कोयल को बड़ा चना खिलाकर हर रोज क्या करते हैं, पुण्य का काम करते हैं। तो ये आपका सोनू से सोन नदी, चंदन से चंदन नदी, अजय से अजय नदी, फागुन से फाल्गु हो जाएगा, कोयल से उत्तरी कोयल नदी, को साइलेंट है बड़ा से बरवा नदी, चन्ना से चानन या पंचानन बोल सकते हैं, ठीक है। खिलाकर साइलेंट हर रोज से हरोहर नदी। अब पुण्य से आप याद रखिए, पुण्य से पुण्य 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 नदी, कर्म से कर्मनाशा नदी। बहुत आसान है, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। चलिए मिटा दे इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको मिटा दे रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक एक कर यानी सबकी विशेषता के बारे में, ठीक है बाबू। देखिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जाता है, ट्रिक भी आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं यार, लेकिन आप मेरी मेहनत को समझते नहीं हैं,
ठीक है, बार बार आप लोगों से बोला जाता है बाबू वीडियो का शेयर कीजिए, वीडियो का शेयर कीजिए। आप लोग सोचते हैं कि हम ही लोग 10 लोग मिलकर देखें, ठीक है, काहे के लिए दूसरे को देखा जाएगा कि दूसरे लोग भी 80 के हो जाएगा क्या जी? अरे भाई कुछ हमारे बारे में भी सोचिए, आप लोग वीडियो शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग का परिवार क्या होगा, बड़ा होगा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देखिए, कम से कम आप लोग तो पूरा वीडियो को देखिए। देखते हैं 25 लोग जुड़े और 10 लोग गायब हो गए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे उत्तर में। अब उत्तर में हम लोग ट्रिक देखा था, उत्तर के लिए ट्रिक क्या देखा था कि महान बूढ़ी कौन, कमला, महान बूढ़ी कमला घाघरा साड़ी पहन करते। देखिए घाघरा से याद रहेगा, घाघरा नदी है, ये है, देख रहे हैं ना, घाघरा नदी। तो पहला ही आ जा रहा है क्या, पहले आ गया आपका घाघरा नदी। तो चलिए एक को हम ले रहे हैं घाघरा नदी, घाघरा नदी। अब इसे जो मुख्य बिंदु होगा उसको देखेंगे। तो घाघरा नदी क्या, इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, तो नामपा पर्वत हो जाएगा। क्या होगा, नामपा पर्वत। तो याद रखना है कि इसका जो उद्गम स्थल है, यानी आपका घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, तो घाघरा नदी का जो आपका उद्गम स्थल हो जाएगा नामपा पर्वत। उद्गम स्थल क्या होगा, नामपा पर्वत, नामपा पर्वत। ये क्या है बाबू, तो ये आपका नेपाल में है। ये सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी, सहायक नदी। सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सहायक नदी हम देखेंगे, सहायक नदी में आपका हो जाएगा राप्ती नदी हो जाएगा, राप्ती नदी क्या हो जाएगी, राप्ती नदी, शारदा नदी, शारदा नदी हो जाएगी, सेती हो जाएगी, राप्ती, शारदा, सेती। उसके बाद भेरी हो जाएगी, भेरी नदी भी इसकी ही सहायक नदी है। छोटी गंडक, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी। तो याद रखना है, यानी जो घाघरा नदी है इसका उद्गम स्थल है नामपा पर्वत, जो आपका कहाँ है, नेपाल में अवस्थित है। और साथ में क्या याद रखना है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आपकी राप्ती नदी, शारदा नदी, सेती, भेरी और छोटी गंडक जो है इसकी सहायक नदी प्रमुख हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इससे प्रमुख जो बात होगा वो आपको याद रखना है कि यह जो है यूपी में किस नाम से जानी जाती है। तो हम देखेंगे कि यह उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में सरयू के नाम से जानी जाती है, सरयू के नाम से जानी जाती है। सरयू के नाम से, थोड़ा सा बढ़िया से लिखेगा जी, सरयू के नाम से जानी जाती है, सरयू के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसे बिहार में घाघरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है कि यह बिहार में कहां पर आकर टच करती है, तो बिहार में सिवान, यानी जो सिवान डिस्ट्रिक्ट है, यानी सिवान जिला में आकर पहले सिवान जिला का छूती है बिहार में सबसे पहले। तो बिहार में हम देखेंगे सिवान में ये सबसे पहले क्या करती है, बिहार में सिवान को सबसे पहले छूती है। ये आपको बात याद रखना है। कुल बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, तो देखिए ना, सिवान से लेकर सारण तक है ना इसकी कुल लंबाई है, तो कुल आपका 83 किलोमीटर हो जाएगा। यानी बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। कितना है, 83 किलोमीटर है। ये आपकी मुख्य बात है, याद रखना है। और ये देखेंगे आपका कहाँ पर, इसका मुहाना कहाँ पर है, कहाँ पर मिल जाती है, तो देखिएगा आपका छपरा के पास ये क्या होती है, यानी छपरा के पास हम देखेंगे कि ये मिल जाती है, यानी छपरा के पास यह गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बस ये क्या हो जाएगी, इसकी मुख्य बातें हो जाएगी, किसकी, घाघरा नदी की, जो मुख्य बिंदु हो सकते हैं यहाँ से, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्या करें, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, बहुत आसान है। अगर एक बार मैप को आप समझिए कहाँ से कहाँ जाती है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन देता है किन किन जिलों को छूती है, तो आपको देखिएगा यहाँ पर सिवान को टच कर रही है, दूसरा आपका छपरा को टच कर रही है, उसके बाद आकर यहीं पर क्या हो जा रही है, छपरा के पास आकर ये मिल जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत इससे, तो याद क्या रखना है, घाघरा से घाघरा क्या उद्गम स्थल क्या है, तो उद्गम स्थल नामपा पर्वत है।
ठीक है, जो नेपाल में अवस्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं नम्पा पर्वत है जो कहाँ पर है, नेपाल में अवस्थित है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, सहायक नदी हो जाएगी आपकी राप्ती नदी, शारदा नदी, सेती नदी, भेरी नदी और छोटी गंडक क्या हो जाएगी, इसकी सहायक नदी हो जाएगी। साथ में देखिए यूपी में इसे किस नाम जाना जाता है, तो यूपी में इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट जो होगा, यूपी में सरयू के नाम से जाना जाता है। और वहीं जब ये बिहार में आती है तो बिहार में इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना है कि ये कहाँ पर आकर मिलती है, यानी इसका मुहाना कहाँ है, यानी कहाँ पर आकर ये गंगा में सम्मिलित हो जाती है। तो छपरा में आने के बाद ही क्या होती है, गंगा में मिल जाती है। इसकी बिहार में जो कुल लंबाई है, तो बिहार में इसकी कुल लंबाई जो है यानी मात्र 83 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 83 किलोमीटर है। बस ये आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए मिटा दे इसको। तो उम्मीद है कि घाघरा से किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। घाघरा से में कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए घाघरा के बाद हम लोग देखेंगे, तो घाघरा के बाद हम देखेंगे यानी आपका दूसरा जो नदी आती है वो आपकी हो जाएगी कौन सी, गंडक नदी। कौन सी नदी है जी, तो दूसरी जो नदी है वो आपकी गंडक नदी है। इसके बाद हम लोग गंडक के बारे में देखेंगे। घाघरा से क्या क्या याद रखना था, घाघरा की यानी बिहार में कुल लंबाई कितनी है, तो बिहार में कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो बिहार में इसकी कुल लंबाई आपको 83 किलोमीटर है। यह यूपी में किस नाम से जानी जाती है, तो यूपी में यह सरयू के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी, सहायक नदी याद रखिएगा राप्ती नदी हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछता है कि घाघरा की सहायक नदी कौन है, तो राप्ती नदी हो जाएगा, ठीक है। छोटी गंडक हो जाएगी, और छोटी गंडक के बाद हम देखेंगे आपका सेती हो जाएगी, भेरी हो जाएगी। ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो जाएंगी। बिहार में मात्र 83 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी नदी जो है आपकी क्या है, दूसरी नदी आपकी आती है गंडक नदी। तो गंडक नदी को यहां पर लिख लीजिए, गंडक, गंडक नदी। अब गंडक नदी की मुख्य बातें क्या होगी, सबसे पहले कि इसका उद्गम स्थल देख लिया जाए कि गंडक नदी की उत्पत्ति यानी गंडक नदी जो है वो कहाँ से उत्पन्न होती है। तो हम देखेंगे तिब्बत में इसका क्या है, उद्गम स्थल है, ठीक है। तिब्बत में ये आपका इसका क्या है, उद्गम स्थल है, यानी तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्र में क्या होती है, यह उत्पन्न होती है। और देखेंगे कि यह यहाँ से देखिए डायरेक्ट यहाँ से घूमते हुए यानी यहाँ से निकलते हुए ये आती है आपका, ये जो आपका क्या है, पश्चिमी जो चंपारण है, पश्चिमी चंपारण से ये ऊपर यानी इसके साइड से होते हुए देखिएगा पश्चिम चंपारण में आपका एक भैंस क्या बोला जाता है, भैंसलोरन, भैंसोल है क्या है, भैंसलोरन, भैंसालोर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपका जो आपका गंडक नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा आपका तिब्बत में, ठीक है। और तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है। और यहाँ से क्या करती है कि ये घूमते हुए आपका जो पश्चिमी चंपारण है, तो पश्चिमी चंपारण में भैंसालोर एक जगह है, ठीक है। भैंसालोरन एक जगह है, भैंसालोरन यहाँ पर देखिएगा, भैंसालोरन जगह से क्या करती है, ये आपका पश्चिम जो चंपारण है इसमें प्रवेश करती है। और पश्चिम चंपारण प्रवेश करने के बाद क्या होता है, हम देखेंगे आपका ये गोपालगंज और पूर्वी चंपारण को छूते हुए ये आपका मुजफ्फरपुर, सारण को छूते हुए आपका कहाँ पर, हाजीपुर में आकर क्या होती है, पुनः ये कहाँ मिल जाती है, आपके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसे पंच नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो पंचनद, अब इसे कौन कौन से हो जाएगी, जैसे सप्तगंडकी, काली हो जाएगी, नारायणी हो जाएगी, सलीग्राम हो जाएगा, सादा नीरा हो जाएगा। इसे पंच नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखिएगा। पंच नद नहीं ना, इसे सप्तगंडकी, सप्तगंडकी के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, सप्तगंडकी के नाम से भी बोला जाता है, सॉरी। सबसे पहले हम ये देखेंगे, यानी इसके बाद कहाँ से साला पंचनद बोल देनी है, खाली ये सब कुछ चलते घबरा गया, काट दिए, कहाँ से बोले के बाद नंपा, सॉरी हो गई। इसके बाद हम देखेंगे आपका गंडक। तो गंडक के बारे में देख रहे हैं, तो गंडक की जो सबसे प्रमुख बात है कि देखेंगे इसका उद्गम स्थल क्या है, यानी गंडक का उद्गम स्थल क्या है। गंडक जो नदी है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो हम देखेंगे कि आपका ये तिब्बत यानी जो आपका चीन बोल सकते हैं या तिब्बत, तिब्बत के पहाड़ियों से यह निकलती है। और निकलने के बाद क्या होता है, ये घूमते हुए देखिए यहाँ से निकल रही है और ये घूमते हुए क्या करती है, आपका पश्चिम चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। किस जगह से, तो भैंसालोरन जगह है, ठीक है। भैंसालोरन जगह से ये आपका बिहार में प्रवेश करेगी। और भैंसालोरन जगह में जैसे बिहार में प्रवेश करती है, ये आपका पश्चिम चंपारण होते हुए देखेंगे आप गोपालगंज और ये क्या बोला जाता है पूर्वी चंपारण की सीमा को छूते हुए मुजफ्फरपुर,
ठीक है, सारण की सीमा को छूते हुए आपका ये हाजीपुर में आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, हाजीपुर में आकर मिल जाती है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, और इसे यानी बोल सकते हैं सप्त गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। सप्त गंडकी इसे ही बोला जाता है। ठीक है, काली गंडकी भी बोला जाता है, सप्त गंडकी, काली गंडकी, और बोल सकते हैं शालिग्राम और सदानीरा। शालिग्राम और सदानीरा, देखिए शालिग्राम की बोला जाता है। शालिग्राम एक पत्थर होता है जो शायद पूजा पाठ में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यानी सनातन धर्म में यानी शालिग्राम पत्थर को काफ़ी मान्यता प्राप्त है। पूजा पाठ में इसका काफ़ी मतलब क्या कहता है, उपयोग में लाया जाता है। तो शालिग्राम इस नदी में यानी शालिग्राम पत्थर भी पाया जाता है, और वही शालिग्राम पत्थर पाए जाने के परिणाम स्वरूप यानी इसे शालिग्राम नदी के नाम से भी जाना जाता है। सदानीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये हमेशा जलमग्न होती है, यानी जल से लबालब होती है, जल से भरी हुई होती है। एक बात और याद रखिएगा कि जितनी भी हिमालय नदियाँ होगी ना, हम अगले वीडियो में बताए थे आपको कि जितनी भी हिमालय नदियाँ होगी वो हमेशा यानी जल से क्या होती है, भरी होती है। ठीक है, वो प्रायद्वीपीय नदियों की तरह नहीं होती है। प्रायद्वीपीय नदी यानी वर्षा के मौसम में यानी फुल हो जाएगी, और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आया, गर्मी का मौसम आया, उसका सारा जल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है, वो सूखी पड़ जाती है प्रायद्वीपीय नदी। लेकिन हिमालय नदियों में ये परिस्थिति, हाँ ये हो सकता है कि हल्का कम हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन इसका जल जो है यानी पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं होता है, ये सदानीरा होती है। तो सबसे पहले गंडक नदी से याद रखना है कि इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उद्गम स्थल याद रखिए। तो उद्गम स्थल क्या हो जाएगा आपका, तिब्बत में। हम देखेंगे इसका भी क्या हो जाएगा आपका, तिब्बत में है, तिब्बत या चीन जो भी बोलिए। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी के आसपास ये भी यहीं से निकलती है आपका क्या, आपकी गंडक नदी। और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की, और इसे किन की नामों से जाना जाता है, तो इसका उपनाम आपको याद रखना है। उपनाम इसका क्या क्या है, तो उपनाम हम बोल सकते हैं सप्तगंडकी, क्या हो जाएगा, सप्तगंडकी। ठीक है, शालिग्राम, सदानीरा हो जाएगा। ठीक है, सदानीरा के बाद शालिग्राम। नारायणी भी इसे बोला जाता है, नारायणी। ठीक है, एक याद रखिए गंडक नदी, गंडक तो है ही, गंडक के साथ साथ आपको क्या याद रखना है, गंडक के बाद सप्तगंडकी हो जाएगा, शालिग्राम हो जाएगा, सदानीरा हो जाएगा, नारायणी, यानी इसका विभिन्न नाम है। ठीक है, सबको अपने हम लोग देख लिए। और ये देखिए भाई, ये कहाँ से आपके बिहार में प्रवेश करती है, तो बिहार में आपका जगह है एक भैंसालोरन। क्या हो जाएगा, भैंसालोरन। तो भैंसालोरन जो जगह है, यानी भैंसालोरन कहाँ है आपका, पश्चिम चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में है। और यही भैंसालोरन से क्या करती है, बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट इसमें देखना है कि किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली को होकर ये हाजीपुर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण होते हुए, पूर्वी चंपारण होते हुए आपका मुजफ्फरपुर, वैशाली में जाकर मिल जाती है। ठीक है, वैशाली में देख लीजिए मैप पे यहाँ पर दिया हुआ है, सब बना ही दिया है। वैशाली में हाजीपुर के पास, कहाँ पर क्या हो जाएगा, हाजीपुर के पास ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कोई दिक्कत, याद क्या रखना है, यानी देखिए मुख्य जो पॉइंट होगा उसी को हम नोट करेंगे। ठीक है, सभी नदियों से जो मुख्य पॉइंट होगा यहाँ पे याद क्या रखना है कि उसका उद्गम स्थल क्या है, तो आपका तिब्बत यानी चीन से क्या होती है, इसका उद्गम स्थल है, यहाँ से ये निकलती है। और निकलने के बाद इसे किन नामों से जाना जाता है, तो सप्तगंडकी, ये पूछता है यहाँ से, सप्तगंडकी, शालिग्राम। ठीक है, सदानीरा बोल सकते हैं, नारायणी बोल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि भैया कहाँ से बिहार में प्रवेश करती है, तो भैंसालोरन एक जगह है, यानी जो आपका पश्चिम चंपारण में है, और भैंसालोरन से पश्चिम चंपारण में ये स्थित है, और यहाँ से क्या करती है, बिहार में प्रवेश करती है। और साथ में हम देखेंगे कि आपकी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा हो जाएगा आपका, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज सीमा को छूते हुए मुजफ्फरपुर और सारण होते हुए वैशाली के हाजीपुर में आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसको आपको क्या करना है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाजीपुर में इसका मुहाना है, मुहाना या इसका मिटा दे इसको। तो याद क्या रखना है भाई, याद रखना है कि जो आपकी गंडक नदी है इसका उद्गम स्थल
यानी आपका तिब्बत है। और यहाँ से निकलने के बाद क्या करती है, भायसाल नामक जगह है आपका कहाँ पर, पश्चिम चंपारण, और वहीं से क्या करती है, निकलती है। और निकलने के परिणाम स्वरूप ये पूर्वी चंपारण होकर यानी सारण होते हुए, गोपालगंज होते हुए आपका वैशाली के जो हाजीपुर है, हाजीपुर के पास जाकर क्या होती है, गंगा में गिर जाती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे तो आपका गंडक के बाद ये जो आपकी नदी है इसको हम बोलते हैं बूढ़ी गंडक। देखिए जस्ट इसके बगल में यानी ये क्या है आपका बूढ़ी गंडक है। देखिए बूढ़ी गंडक जो आप आग पर देखिए कहाँ जाकर मिल रही है, डायरेक्ट आपका खगड़िया के पास ही जाकर मिल जाती है। किस में, खगड़िया जिले में जाकर आपका गंगा में मिल जाती है। तो इसको भी याद रखना है, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। इससे जो मुख्य पॉइंट बनेगा इसको देख लेंगे। तो बूढ़ी गंडक देखिए, सबसे पहले बूढ़ी गंडक ये कहाँ से निकलती है, ये भी आपका तिब्बत में सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, वो भी सोमेश्वर के आसपास से निकल रही थी और ये भी सोमेश्वर के आसपास से निकलेगी। कौन, आपका सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है कौन, बूढ़ी गंडक। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे कि सबसे पहले आपका देखेंगे यहाँ पर यानी बूढ़ी गंडक जो है कहाँ से निकल रही है, सोमेश्वर की श्रेणी से निकल रही है। और सोमेश्वर की श्रेणी से निकलती है तो ये सबसे पहले कहाँ जाती है, यानी बिशंबरपुर से, यानी बिशंबरपुर जो है, बिशंबरपुर से आपका पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। बिशंबरपुर यहाँ पे देख सकते हैं, ये जहाँ पे प्रवेश करती है इसको बिशंबर बुलाया जाता है। और ये गंडक नदी के समानांतर चलती है। ठीक है, गंडक नदी जिस तरह समानांतर चल रही है उसी प्रकार ये बूढ़ी गंडक भी समानांतर चलती है। और यहाँ पर ये तो हाजीपुर में आकर मिल जाती है, लेकिन ये आप देखिएगा कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर के बाद ये समस्तीपुर में चल जाती है। समस्तीपुर के बाद बेगूसराय में चल जाएगी। बेगूसराय में जाने के बाद खगड़िया के पास जाने के बाद ये कहाँ हो जाती है, आपका गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही आसान है कि याद क्या होगा कि सबसे पहले ये कहाँ से, इसका उद्गम स्थल क्या होगा, उद्गम स्थल देखेंगे कि ये भी कहाँ से निकलेगी, आपकी तिब्बत से निकलेगी, यानी सोमेश्वर की श्रेणी से निकलेगी। और सोमेश्वर की श्रेणी से निकलेगी तो सबसे पहले भी एक टॉपिक आपको एक बात याद रखना है कि बिशंबरपुर जो जगह है यहाँ से ये पूर्वी पश्चिम चंपारण प्रवेश करती है, बिशंबरपुर से पश्चिम चंपारण प्रवेश करेगी और उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण में चली जाएगी। और फिर मुजफ्फरपुर होते हुए, देखिए मुजफ्फरपुर होते हुए आपका कहाँ प्रवेश कर रही है, समस्तीपुर। समस्तीपुर से कहाँ प्रवेश कर रही है, बेगूसराय। बेगूसराय से खगड़िया में जाकर क्या करती है, आपका गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। सबसे पहले इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, तो उद्गम स्थल हम देख सकते हैं उद्गम, तो उद्गम हम देख सकते हैं कहाँ हो जाएगा, यानी ये भी तिब्बत में क्या, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, सॉरी क्या हो जाएगा आपका, सोमेश्वर श्रेणी हो जाएगा, सोमेश्वर, इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, सोमेश्वर श्रेणी हो जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी के बाद ये कहाँ, यानी बिहार में जो प्रवेश करेगी तो देख सकते हैं बिशंबरपुर, यानी बिशंबरपुर से ये क्या करती है, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। पश्चिम बिशंबरपुर से यानी पश्चिम चंपारण में क्या करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, और ये आप देखिए पश्चिम चंपारण से होते हुए कहाँ चली जाएगी, यानी पश्चिम चंपारण से कहा जाती है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण जाती है। पूर्वी चंपारण से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से होते हुए देखिए आपका समस्तीपुर और फिर बेगूसराय, और बेगूसराय से खगड़िया, समस्तीपुर, समस्तीपुर से खगड़िया, समस्तीपुर से बेगूसराय, बेगूसराय, और बेगूसराय से कहाँ जाएगी, खगड़िया, खगड़िया, और यहीं पर ये गंगा में क्या हो जाती है, गंगा में मिल जाती है, यानी इसका मुहाना क्या है, तो खगड़िया में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस यही इंपॉर्टेंट है।
इसका उद्गम स्थल देखना है, और एक जहाँ पे क्या हो जाती है, समाप्त होती है। समाप्त कहाँ पर हो जाएगी, खगड़िया में जाकर ये आपका गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो याद कर रखना है कि इसका उद्गम सोमेश्वर श्रेणी है, और ये बिशंबरपुर, यानी जो बिशंबरपुर पश्चिम चंपारण जो क्षेत्र है, यानी यहाँ पर देखिएगा बिशंबरपुर हम लिखे होंगे, हाँ देखिए बिशंबरपुर से ये क्या करती है, पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है, और उसके बाद ये आपका पूर्वी चंपारण में चली जाती है, और फिर मुजफ्फरपुर के बाद समस्तीपुर, बेगूसराय, और बेगूसराय, और जैसे ही बेगूसराय में आते हैं तो बेगूसराय में यहाँ पर एक नदी भी आकर मिल जाती है आपका बागमती नदी। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, यानी कहाँ पर आकर मिल रही है जी, तो देखिए बेगूसराय में, इसमें बेगूसराय में इस नदी में बागमती नदी आकर मिल जाती है, ये भी आपको लिख लेना है। ठीक है, लिखने क्या है, ये उद्गम स्थल सोमेश्वर श्रेणी, और ये बिहार में कहाँ से प्रवेश करी, तो बिशंबरपुर से ये क्या करती है, पश्चिम चंपारण या बिहार में प्रवेश करती है, याद रखना है इसको। और पश्चिम चंपारण से होकर ये पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, किन किन जिलों के छूते हुए निकलती है, तो जिला से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यह नदी बिहार के किन किन जिलों को छू कर निकलती है, या किन किन जिलों को छूती है। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया आदि जिलों क्या करती है, टच कर खगड़िया में जाने के बाद ये गंगा में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और ये कहाँ पर, यानी गोमती नदी जो है कहाँ पर आकर बूढ़ी गंगा में मिलती है, तो याद रखिए बेगूसराय में आकर यानी इसमें मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है जल्दी इसको समाप्त कर दिया जाए, आप लोगों को भूख भी लग रहा होगा क्या जी। हाँ, थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति आप लोग जागरूक रहिए, भूख को आप लोग रोके रहिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप लोग बताइए प्लीज़। कोई भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, यानी अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देखा सरयू या घाघरा के बारे में, उसके बाद आपका गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया। बूढ़ी गंडक के बाद आपका आता है बागमती नदी। तो बागमती नदी के से क्या रखना है, हाँ बूढ़ी गंडक में एक और उसकी लंबाई लिख लीजिएगा कि बिहार में उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 320 किलोमीटर लिख लीजिएगा। बिहार में कुल लंबाई यानी 320 किलोमीटर है आपकी क्या, बूढ़ी गंडक की। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आपका, उसके बाद कौन सी नदी आती है, उसके बाद हम देखेंगे बागमती नदी। नेक्स्ट कौन सा होगा, बागमती नदी। तो देखिए बागमती नदी से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या हो जाएगा, बागमती ज़्यादा खास नहीं है, याद रखना है क्या कि बागमती नदी जो कहाँ से निकलती है, तो महाभारत की श्रेणी से निकलती है। हम आप लोग नेपाल हिमालय के बारे में जब पढ़ाए थे तो उस समय हम बताए थे कि महाभारत श्रेणी आपको बताए थे कि नेपाल हिमालय में अवस्थित है। ठीक है, बताया था ना जी। तो आपके जितने भी जो हिमालय के भाग, यानी इंडियन ज्योग्राफी जो हम पढ़ाए हैं, उसमें अगर हिमालय के चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कृपया जाकर उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, उसको देख लीजिए। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में हम बताए हैं आपका हिमालय के बारे में, और वहाँ से यानी हम आपको बताए होंगे कि महाभारत श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो उसको देख लीजिए, अगर उसका चर्चा यहाँ पर करेंगे तो फिर टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए महाभारत श्रेणी है, तो महाभारत श्रेणी से आपकी बागमती निकलती है, बागमती नदी निकलती है। और ये कहाँ पर निकलेगी, देखेंगे आपका सबसे पहले सीतामढ़ी में निकलती है। कहाँ पर, सीतामढ़ी में प्रवेश करती है, और ये शिवहर होते हुए, देखिए सीतामढ़ी में निकल रही है और शिवहर होते हुए आपका फिर ये मुजफ्फरपुर में थोड़ा सा ये इसका भाग जाता है, और मुजफ्फरपुर के बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद समस्तीपुर, और समस्तीपुर के बाद ये बेगूसराय में आकर किसमें मिल जाती है, तो ये मिल जाती है आपकी, अभी हमने देखा था बूढ़ी गंडक में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे सबसे पहले क्या कि उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा आपका, बोल सकते हैं महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी क्या हो जाएगा, इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। और यहाँ देखें कि यह बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो सीतामढ़ी, यानी सीतामढ़ी में प्रवेश करती है, और शिवहर, कौन कौन जिला, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर। ठीक है, शिवहर, समस्तीपुर, ठीक है, शिवहर हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर शिवहर, सीतामढ़ी से तो प्रवेश करती है, इसको लिख ही दिए हैं, तो सीतामढ़ी हो ही गया, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय। अब बेगूसराय तक ये जाती है,
बेगूसराय में क्या होता है कि यहीं पर अभी हम लोग ने देखा है कि बेगूसराय में क्या करती है, यह मिल जाती है किसके साथ, बूढ़ी गंडक में। यानी याद रखिएगा बूढ़ी गंडक जो है, यानी बूढ़ी गंडक में ही ये समाहित हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी बूढ़ी गंडक में ही, ये जो बूढ़ी गंडक आ रही थी तो बूढ़ी गंडक में ही क्या हो गई, यहाँ पर आकर मिल जाती है बेगूसराय में ही। यहाँ पर ये जो देखिएगा यहीं पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो ये यानी 2-3 पॉइंट है, इसको यहाँ से याद रखिएगा। जल्दी इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। प्रयास तो हम करते हैं कि भाई वीडियो लंबा ना हो। चलिए जल्दी नोट कीजिए। नेक्स्ट एक एक नदी कर हम लोग सब पता चलेंगे। देखिए अगर एक एक नदी के बारे में पढ़िएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर इसी तरह बता दें कि बस ये नदियाँ यहाँ से निकल दी तो 5 मिनट भी ख़त्म हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से जाने का थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके लिए टाइम के पीछे आप मत पड़िए, थोड़ा सा आप किस पे टाइम दे रहे हैं ये भी देखिए। मान लीजिए पढ़ाई पे ही टाइम दे रहा है, और जितना ही हम लोग यानी बेहतरीन तरीके से समझ कर पढ़ेंगे उतना ही हमारे दिमाग में जो होगा ये बात क्या रहेगा, लाइफ टाइम के लिए फिक्स रहेगा। और जितने हबरदर में हम पढ़ेंगे उतने ही जल्दी, जितने जल्दी आप देखिएगा कि एग्जाम के प्रेशर में जितने लोग याद करते हैं वो सब भूल जाते हैं। जो पहले से पढ़ा लिखा रहता है, जो दिमाग में फिट रहता है, वही सब क्या होते हैं, यानी याद रहते हैं। बाकी सब तो हम लोग भूल ही जाते हैं। तो ऐसा एकदम इत्मीनान से पढ़िए इसको। चलिए यहाँ पर हो गया। इसके बाद अगर आपका बागमती हो गया, बागमती के बाद हम देखेंगे आपका क्या हो गया, बागमती के बाद कमला। तो कमला में कुछ खास नहीं है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसका उद्गम स्थल क्या है, बोल दे रहे हैं, याद कर लिख लीजिएगा कि इसका उद्गम स्थल भी महाभारत श्रेणी है। क्या हो जाएगा, इसका उद्गम स्थल भी क्या है आपका, महाभारत श्रेणी है। और महाभारत श्रेणी से ये निकलती है और निकलने के बाद मधुबनी में जाती है, और मधुबनी से दरभंगा, दरभंगा के बाद सहरसा के बाद ये किस में जाकर, कोसी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिल जाएगी, कोसी में जाकर मिल जाएगी। 2-3 पॉइंट है, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्या होगा आपका, क्या है, कमला है। तो कमला से याद रखिएगा, कमला की जो नदी है वो क्या होगी आपका, महाभारत श्रेणी से ही, यानी उद्गम स्थल क्या होगा, उद्गम स्थल आपका हो जाएगा महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी होगा। उद्गम स्थल क्या होगा, महाभारत श्रेणी होगा। और ये कहाँ, यानी किस जिले में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यह जिला जो प्रवेश करती है वो आपका क्या होगा, मधुबनी होगा। मधुबनी में प्रवेश करती है, मधुबनी से बिहार में प्रवेश करती है, बोल देंगे बिहार में, मधुबनी से बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, मधुबनी से बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में प्रवेश करने के बाद ये दरभंगा जाएगी और फिर सहरसा में जाकर कोसी में मिल जाती है। ठीक है, मधुबनी से ये बिहार में प्रवेश करती है और फिर कहाँ जाती है, फिर ये आपका दरभंगा में जाती है। कहाँ पर जाएगी, दरभंगा में, दरभंगा जाती है। दरभंगा जाने के बाद ये सहरसा जाती है, और यहीं पर सहरसा जाती है, और यहीं पर ये किसे मिल जाती है, कोसी नदी में, कोसी नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है 2-3 बार कि इसका उद्गम स्थल हो जाएगा महाभारत की श्रेणी, मधुबनी से बिहार में प्रवेश करती है, और फिर दरभंगा जाने के बाद यह सहरसा जाती है, और सहरसा जाने के बाद वहीं पर कोसी नदी में क्या हो जाएगी, ये मिल जाएगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। नेक्स्ट जो आपका होगा वो क्या होगा जी, तो नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जो प्रमुख नदी होगी वो आपकी हो जाएगी कोसी नदी। और कोसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डीप जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोसी नदी जो है, कोसी नदी देखेंगे ये कहाँ से निकलती है, तो कोसी नदी आपकी गोसाई माथा से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गोसाई धाम से निकलती है। ठीक है, गोसाई माथा नहीं, गोसाई धाम होता है, गोसाई धाम से निकलती है। ठीक है, ये कहाँ से, गोसाई धाम से निकलती है आपकी, कहाँ, कौन, कोसी नदी। और कोसी नदी जब ये निकलती है तो इसे हम देखेंगे कि भाई यानी कोसी नदी को सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी क्या बोला जाता है, तो सबसे पहले देखेंगे कोसी नदी को सप्त कोसी नदी के नाम से भी बोला जाता है, कोसी नदी।
और कोसी नदी जो है बिहार का शोक भी है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, जो ये जब नेपाल से निकलती है ना, तो नेपाल से अनेक नदियों की जो जल धारा है इसमें आकर मिल जाती है। सप्तकोशी यानी 7 नदियां जो है आकर इसमें क्या करती है, छोटी 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 नदियां इसमें आकर मिलती है। जैसे अब याद रखिएगा, यह जो हो जाएगा सन कोसी हो जाएगा, अरुण कोसी हो जाएगा, ताम कोसी हो जाएगा, लिच्छू कोसी हो जाएगा, दूध कोसी हो जाएगा, उसके बाद तामुर कोसी हो जाएगा। ये देखिए कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 और इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती का सन, इंद्रावती का सन, इंद्रावती कोई औरत है और उसका सन माने बेटा कौन, अरुण है। इंद्रावती का सन अरुण, ताम्र माने तांबा से बिच्छू को क्या करता है, मारता है, याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ कुछ भी इस तरह याद कर लीजिएगा, इंद्रावती का सन अरुण। ठीक है, इंद्रावती का सन, इंद्रावती से इंद्रावती नदी यानी कोसी की नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है इसको याद कर सकते हैं, इंद्रावती नदी। सन से सन कोसी, अरुण से अरुण कोसी, सब में कोसी है, इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती, सन कोसी, अरुण कोसी, ताम्र कोसी, लिच्छू कोसी, कौन सी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, तामुर कोसी। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएंगी, यानी आपकी कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी। और जब ये अनेक यानी 7 नदियों की जलधारा जब कोसी में आकर मिलती है तो ये इसमें जल का काफ़ी तीव्र वेग होता है और ये काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है, बहुत स्पीड चलती है, जहाँ से मिल जाए उसको उखाड़ फुखाड़ के एकदम चलती रहती है और बिहार में आती है तो हाहाकार मचा देती है। सुपौल जिला में ये प्रवेश करेगी, सुपौल में यानी भीमनगर के पास ये क्या करती है, भीमनगर के पास ये आपका बिहार में प्रवेश करती है सुपौल जिले में। और यहाँ आने के बाद देखिएगा सहरसा, और सहरसा में एक और नदी आकर मिल जाएगी, अभी हम लोग देखा था कामला नदी इसमें आकर मिल जाती है। और उसके बाद खगड़िया जाती है और खगड़िया के बाद हम देखेंगे कि मधेपुरा से होते हुए ये आपका कटिहार जाती है। और कटिहार में आप देखिए कुर्सेला गांव है और कुर्सेला गांव में ही जाकर ये क्या होती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो कटिहार में भी तबाही मचाती है। हम लोग अभी देखे थे इसके पूर्व में ही कि कटिहार में पूरा बाढ़ हो रहा था, तो ये सब लगभग ये सब जो क्षेत्र है सबको दहवा देती है। ठीक है, इसलिए यानी बिहार का शोक क्या किसको कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना है। तो सबसे पहले क्या कि कोसी नदी का उद्गम स्थल देख लेना है, उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल क्या क्या हो जाएगा बाबू, तो उस उद्गम स्थल हम बोल सकते हैं कहाँ से, गोसाई धाम से निकलती है। कहाँ से, गोसाई धाम से ये निकलती है कौन, कोसी नदी। और साथ में इसकी जो 7 अन्य सहायक नदियाँ जो है, इनकी सहायक नदियाँ, सहायक नदी नेपाल में सहायक नदी याद रखिएगा। तो नेपाल में अनेक जल धाराओं से मिलकर बनी होती है, कौन कौन से, तो इंद्रावती हो जाएगा, इंद्रावती का सन कोसी, इंद्रावती का सन कौन, अरुण कोसी, अरुण कोसी के बाद तामर कोसी, तामर से या ताम्र के तामर से क्या करता है, यानी बिच्छू को मारता है। और फिर तामर कोसी, उसके बाद तामू कोसी, उसके बाद हो जाएगा लिच्छू कोसी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक और कोई छूट रहा है तो एक क्या हो जाएगा, दूध कोसी लिखे हम लोग, दूध कोसी। ये जो हो जाएगा क्या, आपके प्रमुख नदियाँ हो जाएगी, इसकी सहायक नदियाँ। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमुख सहायक नदी के बाद ये कहाँ से बिहार में प्रवेश करती है, तो भीमनगर से, यानी लिखेंगे कि भीमनगर से यह बिहार में क्या करती है, प्रवेश करती है, जिला होगा, जिला याद रखिएगा, जिला आपका सुपौल होगा, सुपौल जिले में ही भीमनगर स्थित है, यहाँ से ये बिहार में प्रवेश करती है। और इसमें एक नदी आकर मिलती है कमला नदी। तो कमला नदी कहाँ पर, यानी सहरसा में। इस नदी में लिखेंगे कि इस नदी में सहरसा में कमला नदी आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है, आकर
मिल जाएगी। थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं क्योंकि जल्दी खत्म करना है, लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं। आप लोग भी यानी फास्ट लिखिएगा और थोड़ा सा जल्दी, या हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिए। तो याद कर रखना है कोसी नदी। सबसे पहले कोसी नदी जो है यानी नेपाल में 7 नदियों से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इंद्रावती नदी, और यहाँ पर लिच्छू कोसी हो जाएगा, दूध कोसी हो जाएगा, सन कोसी हो जाएगा, अरुण कोसी हो जाएगा, ताम्र कोसी हो जाएगा, तामुन कोसी हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सप्त कोसी के नाम से भी जानी जाती है। और कोसी नदी जो सप्त कोसी के नाम से जानी जाती है, इसमें हम इसकी और विशेषता देखें कि इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक लिखेंगे कि इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक क्यों कहा जाता है कि ये बिहार में काफ़ी जान माल की क्षति करती है, जब भी आती है तब बर्बाद ही करती है, ठीक है। तो इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। जैसे बंगाल में दामोदर नदी कहा जाता है, उसी प्रकार बिहार में यानी शोक किसे कहा जाता है। अब इसकी देखिए बिहार में कुल लंबाई कितनी है, तो बिहार में इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर, ये भी लिख लेंगे। यानी बिहार में इसकी कुल लंबाई, बिहार में इसका लंबाई जो हो जाएगा 260 किलोमीटर हो जाएगा। अधिकतर नदियों की लंबाई नहीं पता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नदी है उसकी लंबाई कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि बिहार में यानी कोसी नदी की लंबाई क्या है, तो 260 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपका मुख्य बिंदु हो गया। देखना क्या है कि सबसे पहले इसका उद्गम स्थल क्या है, तो उद्गम स्थल आपका गोसाई धाम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन हो जाएगी, इंद्रावती हो जाएगी, सन कोसी हो जाएगी, अरुण कोसी हो जाएगी, ताम्र कोसी हो जाएगी, और तामू कोसी हो जाएगी, लिच्छू कोसी हो जाएगी, दूध कोसी हो जाएगी, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। और भीमनगर में, यह जो आपका सुपौल में भीमनगर जो पड़ता है, ये आपका देखिए यहाँ पर सुपौल है, ये सुपौल जिला है, और यहाँ पर भीमनगर है, ठीक है। तो सुपौल में ये भीमनगर से क्या करता है, प्रवेश करती है। और ये सहरसा में जैसे आती है, सहरसा में बागमती नदी जो है, कमला नदी जो है आकर क्या होती है, इसमें मिल जाती है। और ये खगड़िया होकर जैसे ही कहाँ जाती है, यानी मधेपुरा होते हुए यानी कटिहार के कुर्सिला गाँव में आकर मिल जाती है। तो ये सहरसा में कमला नदी मिलती है। और ये भी नहीं लिखा है, इसको भी लिख लीजिएगा कि कहाँ से कहाँ जाती है, तो सुपौल, सबसे पहले ये क्या सुपौल में प्रवेश करेगी। और सुपौल से कहाँ जाएगी, सुपौल से आप देख सकते हैं क्या, सहरसा, सहरसा के बाद खगड़िया, सहरसा, सुपौल से सहरसा, उसके बाद ये खगड़िया चली जाती है। हाँ, खगड़िया से आपका मधेपुरा में भी कुछ हिस्सा प्रवेश करता है इसका, मधेपुरा, मधेपुरा के बाद ये आपकी चली जाती है कटिहार में। कहाँ जाती है, कटिहार के कुर्सिला गांव है, एक जगह है कुर्सिला गांव। अब कुर्सिला गांव में ही क्या, गंगा में जाकर मिल जाती है। कुर्सिला गांव में ही यानी गंगा में ये समाहित हो जाती है, गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ये पॉइंट आप क्या कर लीजिए, याद कर रखिएगा, ठीक है। इतना सारा जो पॉइंट है ये आपका कोसी नदी से याद रखना है। सबसे पहले क्या, इसका उद्गम स्थल कितना है, तो उद्गम स्थल आपका हो जाएगा गोसाई धाम। इसकी कुल लंबाई, बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो बिहार में कुल लंबाई देंगे 260 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी जो हो जाएगी आपकी इंद्रावती हो जाएगी, सन कोसी हो जाएगी, अरुण कोसी हो जाएगी, तामर कोसी हो जाएगी, तामू कोसी हो जाएगी, लिच्छू कोसी हो जाएगी, दूध कोसी हो जाएगी। और यह बिहार के सुपौल जिले के भीमनगर से बिहार में क्या करती है, प्रवेश करती है। इस नदी में देखेंगे सहरसा जिले में आकर कौन सी नदी यानी कमला नदी आकर इसमें क्या होती है, मिल जाती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और यह सुपौल से सहरसा, सहरसा से खगड़िया, खगड़िया से मधेपुरा, मधेपुरा से कटिहार। अब यहाँ पर इसको मैप में देख सकते हैं, सुपौल, सुपौल से सहरसा, सहरसा से खगड़िया, खगड़िया से ये मधेपुरा का भाग है। और उसके बाद ये कटिहार का भाग है, कटिहार में ही आपका ये कुर्सिला गाँव है, यहाँ पर आकर क्या होती है, गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है इतना पॉइंट। चलिए मिटा दे इसको। नेक्स्ट आपका इसके बाद यानी कोसी के बाद हम एक और जो इम्पोर्टेंट नदी है उत्तर की, उसमें देखेंगे आपका जो होगा महानंदा नदी होगी। और लगभग आपका उत्तर बिहार की जो नदी है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। देखिए हम अभी पूरा डीप नहीं चल रहा है, लगभग में कुछ यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही आपको बताते हुए चल रहा है। अगर पूरा डीप इसमें चला जाएगा ना, तो केवल बिहार पढ़ने में लगभग आपको लग जाएगा यानी 1 मंथ लग जाएगा, ठीक है, केवल बिहार की विशेषता के बारे में देखा जाए तो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी को लेकर चल रहा है। और प्रयास ये भी नहीं कर रहे हैं कि भाई कुछ छूटे भी, प्रयास ये भी कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उस सब लगभग पॉइंट को हम लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद हो जाएगा महानंदा। कौन हो जाएगी, महानंदा। हमने ट्रिक में भी देखा था, महानंदा आया था, महान बुढ़िया घाघरा साड़ी पहनकर, तो ये महानंदा हो जाएगी, महानंदा नदी।
अब देखिए महानंदा नदी की विशेषता क्या होगी। महानंदा नदी ये भी अब कहाँ से निकलेगी, ये आपकी महाभारत श्रेणी से। देखिए अब महाभारत श्रेणी से निकलती है और यहाँ से बहती हुई नेपाल में, दिख रहा है ना, ये बहती है और उसके बाद आती है कहाँ प्रवेश करती है, किशनगंज में, बिहार में किशनगंज में प्रवेश करती है। इतनी दूरी तय करने के बाद नेपाल में ये आपका किशनगंज में प्रवेश करती है और किशनगंज के बाद ये पूर्णिया में चली जाती है, पूर्णिया से कटिहार में, और ये कटिहार के बाहर यानी बिहार के बाहर, बिहार में नहीं बल्कि बिहार के बाहर जाकर क्या करती है, गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो ये पॉइंट याद रखना है, बिहार के बाहर ये आपकी एक नदी है जो क्या करती है, गंगा नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, उत्तर बिहार की ये पहली नदी होगी। उत्तर बिहार की पहली नदी महानंदा जो है वो क्या करती है, बिहार के बाहर यानी कटिहार के बाहर जाकर क्या करती है, गंगा नदी में मिलती है। होकर जाती है बिहार से, लेकिन बाहर में यानी कटिहार में जाकर, कटिहार के बाद जाकर यानी पश्चिम बंगाल में जाकर क्या करती है, मिलती है गंगा नदी से। ये पॉइंट याद रखना है। तो महानदी की सबसे पहली विशेषता, इसका उद्गम स्थल क्या होगा, उद्गम स्थल लिखेंगे तो उद्गम स्थल इसका हो जाएगा वहीं महाभारत की श्रेणी, महाभारत की श्रेणी। ठीक है, महाभारत की श्रेणी इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इसमें जो प्रमुख जो विशेषता होगी ये क्या करती है, देखेंगे कि कहाँ से बिहार में प्रवेश कर दिया था, किशनगंज से, किशनगंज से बिहार में प्रवेश करती है, यानी किशनगंज से बिहार में प्रवेश करती है। और किशनगंज से यह, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यह किशनगंज से ये कहाँ चली जाएगी, किशनगंज से हम देखेंगे पूर्णिया चली जाती है, किशनगंज से पूर्णिया, अब पूर्णिया से किशनगंज से पूर्णिया, और उसके बाद पूर्णिया से निकल जाएगी कटिहार। ठीक है, और कटिहार और उसके बाद कटिहार के बाद ये कहाँ चली जाती है, आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ पे लिख देना है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में जाकर मिल जाएगी, गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उत्तर बिहार की वो पहली नदी जो क्या करती है, यानी बिहार में तो बहती है लेकिन बिहार से बाहर जाकर गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो आपकी हो जाएगी कौन सी नदी, आपका महानदी हो जाएगी। ठीक है, महानंदा नदी नोट कर लिया है, मिला दे इसको। चलिए अब हम लोग आते हैं उत्तर बिहार की नदियों की तरफ। उत्तर बिहार में बहुत कम ही यानी महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक सोन नदी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो भी आपकी नदियां होगी उस सबके बारे में देखा जाएगा, ऐसा बात नहीं कि छोड़ दिया जाएगा। तो पहले हम देखेंगे उत्तर बिहार में। तो उत्तर, ये तो आपका हो गया, देखिए गंगा नदी जो पूरे बिहार को दो भाग में बांटती है, तो इसके ऊपर वाले जितने भी भाग होंगे सब उत्तर भाग हो जाएगा। और उत्तर में जितने भी नदियाँ आ रही थी सब क्या है, हिमालय नदियाँ है, और हिमालय से आकर गंगा मिल रही थी। अब यहाँ पठारी क्षेत्रों से, जैसे छोटा नागपुर पठार हो गया, झारखंड का पठार हो गया, मध्य प्रदेश का जो पठार हो गया, ठीक है, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती है और वो आकर भी क्या करती है, गंगा नदी में आकर मिलती है। क्योंकि आपका बिहार का आकार कैसा है, इस तरह नाव का आकार का है, तो इधर से हिमालय की तरफ से भी आकर नदियाँ मिलती है, बीच में खाल है, इधर भी यानी उच्च है और इधर भी क्या है, यानी ऊंचे है, बीच में क्या है आपका ढाल है नाव की तरह। तो इधर से भी नदी आकर इसमें मिलती है, इधर से भी नदी आकर गंगा में। गंगा जो है वो आपका नदियों के द्वारा निक्षेप से बना हुआ है। गंगा हम लोग देखते हैं कि बिहार जो है आपका मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे जब हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी हम नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम इसके बाद एक और टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें बिहार के मिट्टियों के बारे में पढ़ा जाएगा। और मिट्टी के बाद हम देखेंगे इसके बारे में, इससे संबंधित जो भी आपका जलवायु हो, जलवायु के बारे में देखेंगे, और जनसंख्या के बारे में देखेंगे। 1 से 2 वीडियो और आएगा बिहार से संबंधित, और लगभग ये आपके टॉपिक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस या रिस्पॉन्स आप लोग का ठीक रहा तो मैं इसके आगे यानी बिहार पे वीडियो बनाऊंगा, वरना फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। तो दक्षिण बिहार की नदी जो होगी इसमें क्या होगा भाई, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हो गया आपका एक नदी है, ये आपका हो जाएगी कर्मनाशा नदी। ये कौन सी नदी थी, ये नदी है, याद रखिएगा, कर्मनाशा नदी।
अब देखिए इसे कर्मनाशा नदी क्यों कहा जाता है। अब कर्मनाशा नदी जो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, कर्मनाशा नदी यानी सबसे यानी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। और पुण्य कर्म, तो कर्म से कर्मनाशा याद रखिएगा, दक्षिण में बताए थे ना पुण्य कर्म, यानी सोनू चंदन अजय यानी उत्तरी कोयल को क्या कर कर, यानी कौन सा चना खिलाकर, बड़ा चना खिलाकर क्या करते हैं, फागुन के महीने में क्या करते हैं, यानी बड़ा चना खिलाकर पुण्य का कर्म करते हैं। बताए थे आपको कि सोनू चंदन अजय फागुन के महीने में कोयल को बड़ा चना खिलाकर, रोज यानी बड़ा चना खिलाकर पुण्य का कर्म करते हैं। तो बस उसी को याद रखना है, पुण्य का कर्म। तो कर्म से कर्मनाशा याद रखिएगा। कर्म से क्या बताए थे, कर्मनाशा। तो कर्मनाशा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। और ये आपका कैमूर जिले को होते हुए सबसे पहले आपकी आती है यहाँ पर चौसा। जो चौसा का युद्ध भी आप लोग देखे होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। चौसा में जो देखे हुए आप जो हारे थे वो क्या हो गए थे, यहीं पर यानी कर्मनाशा नदी में डूब कर ही अपनी यानी जान गंवा दिए थे, आत्महत्या कर लिए थे। यहाँ पर देखिए चौसा नदी जो है आपका, तो चौसा नदी चौसा जो ये जो जगह है, चौसा नामक जगह पर आकर गंगा मिल जाती है। बस यही 2 पॉइंट याद रखना है। तो कर्मनाशा याद रखिएगा, कर्मनाशा। कर्मनाशा की विशेषता है, हम आपको बताएंगे इसकी क्या क्या विशेषता है। तो कर्मनाशा में आपको पहली बात याद रखना है कि इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, उद्गम स्थल जो है ये आपका हो जाएंगे क्या, तो कैमूर की पहाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी हो जाएगा। और ये बिहार में कहाँ आकर मिलती है, तो बिहार में डायरेक्ट रूप से हम देख सकते हैं कि ये स्पष्ट रूप से आपका चौसा नामक जगह पर आकर गंगा मिल जाती है। चौसा नामक जगह से, चौसा नामक स्थान पर गंगा मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। अब देखिए कर्मनाशा यानी क्यों, कर्म का नाश। जैसे कि देखिएगा कर्मनाशा नदी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से एक इतिहास भी इससे जुड़ा हुआ है। एक और कहानी है, ऐसा माना जाता है कि कर्मनाशा नदी यानी इसके आसपास जैसे गया हुआ का क्षेत्र हो गया यानी दक्षिण बिहार की, तो यहाँ पर बौद्धों का प्रभाव था, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रभाव होने लगा था, जिससे जो सनातन धर्म के यानी हिंदू धर्म के लोग हैं वो इसे मानने लगे थे कि इस नदी के पार जाने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या है मतलब यानी धर्म नाश कर चुके हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी हिंदू लोग थे वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर चुके थे, इसलिए यानी सनातन धर्म के लोग मानते थे कि यानी इस नदी के पार जाने के बाद यानी जो इस नदी में को पार किया समझिए उसका कर्म क्या हो गया, नाश हो गया, ठीक है। तो लोग यानी इसे एक तरफ से अपवित्र नदी के रूप में मानते हैं, ठीक है। ये जो आपका कर्मनाशा नदी अपवित्र के रूप में ही माना जाता है, यह एक अशुद्ध नदी के रूप में इसका व्याख्या किया जाता है, क्योंकि इसके आसपास का जो भी क्षेत्र है यहाँ पर बौद्धों का प्रभाव ज़्यादा रहा था, ठीक है। इसको याद रखना है। तो याद रखिए उसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, कैमूर की पहाड़ी हो जाएगा। चौसा नामक स्थान पर क्या है, ये गंगा में आकर क्या होती है, मिल जाती है। 2 बातें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, बस कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्मनाशा के बाद क्या हो जाएगा आपका, कर्मनाशा के बाद हम देखेंगे क्या होगा। तो अगली नदी होगी आपकी सोन नदी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सोन नदी, सोन नदी। अब देखिए सोन नदी सबसे बड़ी क्या है कि सोन नदी वहां से निकलती है, यानी आप देखें अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो एमपी में अवस्थित है। अमरकंटक यानी पठारी भाग ये पढ़ना है, ठीक है। भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश में जब हम पढ़ेंगे तो भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेश जब पढ़ा जाता है तो उसमें बताया जाता है कि आपका यानी एमपी में अमरकंटक की पहाड़ी है और अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती है। कितनी नदियाँ निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से लगभग 3 नदियाँ निकलती है। आपका एक हो जाएगा महानदी और दूसरा नर्मदा और तीसरा आपका सोन नदी होती है। कौन कौन, अमरकंटक की पहाड़ी से एक तरफ निकलती है नर्मदा, ठीक है, और दूसरा आपका निकलती है सोन, ठीक है। एक नर्मदा हो जाएगी, दूसरा सोन नदी निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ी से, और एक आपका निकलती है महानदी, महानदी यानी 3 नदियां जो है ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। अमरकंटक की चोटी से, जो कहाँ पर अवस्थित है, तो एमपी में अवस्थित है। इसके बारे में देखेंगे जब हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना ही है, ठीक है। तो याद रखना है कि आपका सोन नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, तो इसका उद्गम स्थल जो होगा बाबू ये क्या हो जाएगा आपका अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, अमरकंटक की पहाड़ी, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो सोन नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा। और सोन नदी की विशेषता यह है कि भाई पहले यहाँ पर सोना निकलता था, ठीक है। सोन नदी में क्या निकलता था, पहले सोना निकलता था। और आज भी यहाँ पर रेत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी जो सोन बालू है यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है इससे। अब यहाँ पर देखें कि देखिए आपका यहाँ पे सोन नदी है, जो अमरकंटक पहाड़ी है ये आपका अमरकंटक की पहाड़ी है, और यहाँ से ये सोन नदी यहाँ पर निकल रही है। तो ये सबसे पहले कहाँ प्रवेश कर रही है, रोहतास, यानी रोहतास और औरंगाबाद के सीमा को छूते हुए, यानी रोहतास जिले में प्रवेश करती है। और रोहतास के बाद यहाँ पर कहाँ चली जाएगी, ये भागलपुर, ठीक है, सॉरी आरा, और आरा के बाद ये अरवल से टच करते हुए आपका जहानाबाद और भोजपुर को छूते हुए आपका ये आ जाती है पटना। और ये आपका मनेर नामक जगह से क्या हो जाती है, मनेर यानी दानापुर, देख सकते हैं दानापुर में आकर ये मिल जाती है गंगा नदी में, ठीक है। तो ये भी आपको देख लेना है। सबसे पहले कि इसका उद्गम स्थल हम देख लिए हैं कि अमरकंटक की पहाड़ी है, और ये किस जिले में यानी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो रोहतास, ठीक है। रोहतास से क्या करती है, यानी बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। और रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, ठीक है, भोजपुर ये आरा उसी को बोला जाता है, और पटना होते हुए ये दानापुर में, देख लिखिए दानापुर में, बाकी तो सब मैप में दिखाई दिया है। दानापुर में क्या करती है, दानापुर में जाकर गंगा मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसकी विशेषता है कि पहले यहाँ पर क्या निकलता था, पहले यहाँ से सोना भी मिलता था, इस नदी में सोना भी निकलता था। आज किस लिए प्रसिद्ध है, आज यहाँ पर सोन बालू भारी मात्रा में क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ये बात क्या करना है, यहाँ से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि सोन नदी के बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, तो सोन नदी के बाद हम देखेंगे आपका अगली जो नदी होगी वो आपका पुनपुन नदी हो जाएगी, ठीक है। सोन में क्या याद रखना है कि इससे एक ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है आपका अमरकंटक की पहाड़ी है। और इससे अगर ज़्यादा पॉइंट याद करना चाहते हैं तो भी नोट कर सकते, चलिए उसको भी हम नोट कर ही दे रहे हैं। पहले क्या याद रखना है कि सोन नदी से आपको याद रखना है कि भाई सोन नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलेगी, और ये आपका रोहतास, और रोहतास से होते हुए आपका औरंगाबाद, भोजपुर, अरवल से ये पटना में जाती है। और आपका जो मनेर है, कौन, मनेर, दानापुर, वहाँ पर जाकर क्या करती है, यह गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और सारी विशेषता क्या है कि यहाँ पर पहले इस नदी में सोना भी निकलता था, और आज क्या है यहाँ पर बालू यानी सोन बालू भारी मात्रा में क्या किया जाता है, निकाले जाते हैं। साथ में हम देखें कि आपका गंगा की ये सबसे लंबी सहायक नदी है, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी सहायक नदी भी है गंगा की। अगला पॉइंट में नोट कर लीजिएगा कि दक्षिण बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी, लंबी सहायक नदी है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कि दक्षिण बिहार में यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसके बाद कोई बड़ा नदी नहीं है, ठीक है। अब इसकी सहायक बोल सकते हैं कि इसकी सहायक नदी कौन कौन हो जाएगी, गोपद, रिहंद, ये भी लिख सकते हैं कि इसकी अब सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इसको लिख लीजिए गोपद, रिहंद नदी हो जाएगा, गोपद नदी हो जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है कन्हर हो जाएगा, कन्हर नदी हो जाएंगे, ठीक है। एक आपको बताया था शायद उत्तरी कोयल भी लिख लीजिएगा, उत्तरी कोयल, ये सब क्या हो जाएंगी, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये दक्षिण में जो बहने वाली नदियां है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ से एक दो और क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि हो सकता है कि यहाँ पर देखिएगा 1862 ईस्वी में आरा के पास यानी कोइलवर में, 1862 ईस्वी में आरा के पास कोइलवर में यहाँ पर क्या बना था, यानी 1440 फीट लंबा रेल सड़क लाइन बना था, 1440 फुट लंबा, 1440 फुट लंबा रेल सड़क पुल बना था,
रेल सड़क पुल बना था, जो किस नाम से जाना जाता है, जो आज अब्दुल बारी पुल के नाम से जाना जाता है, जो आज अब्दुल बारी पुल, अब्दुल बारी पुल के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी एक माने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। 1862 ईस्वी में कहाँ पर, यानी आरा के पास कोइलवरा एक जगह है जहाँ पर यानी 1440 फुट लंबा क्या बना है, एक सड़क पुल बना है, जो आज अब्दुल बारी पुल के नाम से जाना जाता है। यानी करंट से जोड़कर इस क्वेश्चन में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। फिर हम देखेंगे, यानी ये तो 1862 की बात है। फिर यहाँ पर क्या होता है, 1873 से 74 में डेहरी बांध यहाँ पर बना है, इसी नदी पर कब, 1873 से 74 में डेहरी बांध बना है, सबसे पुराना बांध, याद रखिएगा। और फिर क्या होता है, 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में देखेंगे इंद्रपुरी बराज का निर्माण इसी नदी पर किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 1980 में, 1980 में आपका डेहरी में, 1980 में डेहरी में नेहरू पुल का भी निर्माण हुआ है। तो ये आपकी प्रमुख बिंदु हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। ठीक है, याद कर रखना है कि दक्षिण बिहार में गंगा नदी की सबसे क्या है, ये सहायक, सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरी बात यहाँ पर क्या हो सकता है कि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, यानी कौन कौन सी है, तो सहायक नदी में आपको याद रखना है, यहाँ पर ये सहायक नदी गोपत हो जाएगा, रिहंद हो जाएगा, कन्हर हो जाएगा, उत्तरी कोयल हो जाएगा। ठीक है, और 1862 में आरा में क्या हुआ है, यानी कोइलवर के पास, यानी आरा में क्या याद रखना है कि 1862 में आरा में यानी कोइलवर के पास यहाँ पर होता क्या है कि एक 1440 फुट लंबा जो है सड़क रेल पुल बना है। ठीक है, अब इस सड़क रेल पुल को हम आज किस नाम जानते हैं, तो अब्दुल बारी पुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है। इस नदी पर यानी 1873 से 74 ईस्वी में क्या बना, यानी डेहरी बांध बना, सबसे पहले देख सकते हैं। और 1968 ईस्वी में इंद्रपुरी बराज का निर्माण हुआ। 1980 ईस्वी में डेहरी में नेहरू पुल का क्या हुआ, विकास हुआ है। ये 2-3 बात है जो आपको यहाँ से याद रखना है सोन से। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, 1-2 और टॉपिक रह गया है बस, इसके बाद ये लगभग समाप्ति है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, उसके बाद आपका पुनपुन नदी है। कौन सा है जी, इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद आपका पुनपुन नदी है। और पुनपुन नदी जो है ये आपका पलामू से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो पुनपुन नदी, अब ये छोटा छोटा टॉपिक रह गया है। पुनपुन नदी ये कहाँ से निकलेगी, तो इसका उद्गम स्थल जो हो जाएगा वो पलामू, ये पलामू से निकलती है। और देखिए पलामू से निकलने के बाद ये आपका कहाँ से निकलती है, पलामू से निकलती है। पलामू से निकलने के बाद औरंगाबाद से कहाँ जाएगी, औरंगाबाद से अरवल से हम देखेंगे जहानाबाद से दानापुर, और दानापुर में जाने के बाद फतुहा के पास ये जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखना है पलामू उद्गम स्थल इसका क्या हो जाएगा, पलामू हो जाएगा। पहला बात, उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, उद्गम स्थल हो जाएगा आपका पलामू। दूसरा बात क्या रखना है कि किन किन यानी किस जिले में ये प्रवेश करती है, तो औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद से ये बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे औरंगाबाद से जब बिहार में प्रवेश करेगी उसके बाद ये औरंगाबाद से अरवल, जहानाबाद, उसके बाद पटना। औरंगाबाद से अरवल, देखिए औरंगाबाद से कहाँ जाती है, अरवल जाएगी, अरवल के बाद जहानाबाद,
होते हुए पटना में कहाँ पर जाकर मिल जाएगी, फतुहा के पास, फतुहा के पास ये गंगा मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ये बात आपको याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। पलामू से निकलेगी, औरंगाबाद में प्रवेश करेगी, औरंगाबाद से बिहार में प्रवेश करती है, और औरंगाबाद से अरवल, अरवल से जहानाबाद, और जहानाबाद से पटना में ये फतुहा के पास क्या हो जाती है, फतुहा के पास ये देखिएगा आपका ये फतुहा है, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपका पुनपुन नदी है, और ये पुनपुन नदी औरंगाबाद, औरंगाबाद से आपका अरवल, अरवल से आपका जहानाबाद, जहानाबाद से ये पटना में जाकर यहाँ पर फतुहा में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट जो है हम इसको देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो आपका रह गया है पुनपुन के बाद फल्गु नदी। फल्गु नदी, देखिए फल्गु नदी जो है वो आपका छोटा नाग कहाँ से निकल रही है जी, तो फल्गु नदी हम देखेंगे आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और ये कहाँ जाती है, गया में, और गया में जाने के बाद स्पष्ट रूप से आकर के मिल जाती है आपका किसमें, यानी किस नदी से आकर मिल जाएगी, मोहना नदी से आकर मिल जाती है, ठीक है। और देखें वीडियो चल रहा है ना, देखिए यहाँ पर ये आपका फल्गु नदी है, तो फल्गु नदी आपका गया से प्रवेश करती है, और गया में ही आपका जो आपका मोहना नदी है, तो मोहना नदी भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, दोनों छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, लेकिन दोनों की सम्मिलित जो जल है वो कहाँ पर मिल जाती है, गया में ही मिल जाती है, और यहाँ से ये जहानाबाद में होते हुए और पुनः जाकर फतुहा में क्या होती है, मिल जाती है। दोनों याद रखना रहिएगा, एक ही साथ में फल्गु हो जाएगा और साथ में आपका मोहना हो जाएगा, मोहना, दोनों का जो उद्गम स्थल हो जाएगा वो छोटा नागपुर के पठार होगा, छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, ठीक है। और छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, दोनों जाकर ये कहाँ मिल जाती है, तो देखिए गया में ही, गया में दोनों की जलधारा, दोनों की जलधारा आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है, दोनों की जलधारा मिल जाती है, और पुनः अब ये सम्मिलित होकर कहाँ पर, यानी फतुहा में ही, फतुहा में गंगा में जाकर मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत, बस याद रखना है कि फल्गु और मोहना, देखिए फल्गु और मोहना दोनों पठारी यानी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और गया में दोनों की जलधारा मिल जाती है, और पुनः यह जहानाबाद से होते हुए यानी पटना में प्रवेश करती है, और यहाँ पर फतुहा में आकर क्या होती है, ये भी यानी पटना में गंगा में आकर मिल जाती है, ठीक है। 2-3 पॉइंट इसको यहाँ से नोट कर लेना था। मैप अगर याद रखिएगा तो सब कुछ यहाँ पर याद रहेगा आपको। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इसके बाद जो आपका नदी है आपका क्यूल नदी है। कौन सी नदी है, क्यूल, तो ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अब देखिए क्यूल नदी जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ये कहाँ से जा रही है, जमुई से, ये जमुई में निकलती है, और जमुई के बाद ये आपका लखीसराय में जाती है, लखीसराय में आपका सूर्यगढ़ जो है वहाँ पर जाकर आपका गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्यूल नदी। क्यूल नदी जो है आपका कहाँ से, ये भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है, उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और दूसरी बात क्या होगा, छोटा नागपुर पठार से ये निकलेगी तो कहाँ से प्रवेश करेगी, जमुई में प्रवेश करती है। कहाँ पर, जमुई में, जमुई से बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है, जमुई से ये बिहार में प्रवेश करती है, और जमुई से बिहार में प्रवेश करेगी तो कहाँ पर जाएगी, लखीसराय। लखीसराय में ये जाने के बाद हम देखेंगे आपका यानी सूर्यगढ़ में जाकर पटना बंगाल में गंगा मिल जाती है। लखीसराय, लखीसराय के सूर्यगढ़ में ये गंगा नदी मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये आपको 2-3 पॉइंट यहाँ से याद रखना है। क्या याद रखना है भाई कि आपका क्यूल नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और ये कहाँ जाएगी, जमुई में, जमुई के बाद ये कहाँ जाती है, लखीसराय, लखीसराय में ही ये आपका सूर्यगढ़ है, और सूर्यगढ़ में ही जाकर क्या कर देगा, गंगा नदी में मिल जाती है। ये 2 पॉइंट आपको क्या कर रहे हैं, लिखे नजर आया था।
इस नदी से संबंधित, उसका उद्गम स्थल और उसका मुहाना लिख देना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ यहाँ से पूछता नहीं है। बाकी हम ट्रिक बता ही दिए आपको कि दक्षिण में कौन कौन सी नदी है, उत्तर में कौन कौन सी नदी है। ये 2 ट्रिक को आपको याद रखना है। ठीक है, और जो जो इम्पोर्टेंट नदियाँ है उसके द्वारा। अब यहाँ पर देखेंगे एक खास नदी है आपकी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं अजय नदी। अगला जो नदी होगा क्या होगा, अजय। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अलग होता है, ये याद रखिएगा। अजय एक ऐसी नदी है जो जमुई से, देखिए उल्टा, ये गंगा में ना मिलकर ये बिहार से निकलती है, लेकिन बिहार में मिल रही है, बल्कि ये सीधा उल्टा बहती है। ठीक है, बहुत सारी नदी हम देख रहे थे कि छोटा नागपुर पठार से निकल रही थी और ये कहाँ आ रही थी, आपके भाग रही थी गंगा की तरफ, लेकिन ये करती है ठीक इसके विपरीत दिशा में, ये पूरब की तरफ भागती है। ठीक है, यहाँ पर ये जमुई से निकलती है, बटपाई से निकलती है, यानी जमुई में बटपाई एक जगह है, जमुई में बटपाई एक जगह है, यहाँ से क्या करती है, बटपाई पहाड़ी से निकलती है और निकलने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये चली जाती है पूर्व की तरफ, और ये जाने के बाद यहाँ पर हुगली में जाकर मिल जाती है। ठीक है, पूर्व की तरफ जाते हुए यानी जमुई पार करने के बाद ये कहाँ पर चली जाती है, हुगली में जाकर मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में हुगली में जाकर मिल जाती है। ये एक बात याद रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एकमात्र नदी है, उद्गम स्थल पर लिख लीजिए, उद्गम स्थल हो जाएगा जमुई, क्या हो जाएगा, उद्गम स्थल इसका हो जाएगा जमुई। जमुई से ये जमुई का क्या जगह का नाम है, बटपाई, जमुई के बटपाई से निकलती है, बटपाई से निकलती है और निकलने के बाद ये पूर्व की ओर जाती है, यानी जमुई से पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहती है, बहती हुई बिहार के बाहर हुगली नदी में मिल जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कहाँ से हम देखेंगे कि यह आपका जमुई में तो बहुत जमुई में इसका उद्गम स्थल है, लेकिन यहाँ से क्या होता है कि बटपाई जो जगह है यहाँ से निकलेगी और ठीक इसके विपरीत दिशा में, सब गंगा की तरफ जा रही थी, ये उल्टा भाग रही है पूर्व की तरफ, और ये जमुई को पार करके ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। और हुगली जो हम देख रहे थे कि गंगा की, यानी पश्चिम बंगाल जाने के बाद गंगा दो जलधारा में क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जैसे ही आपका देखिएगा उत्तराखंड से इस प्रकार से नदी आएगी, यहाँ आपका देवप्रयाग हो गया, देवप्रयाग से जैसे गंगा आती है तो जैसे पश्चिम बंगाल में जाएगी ना, तो ये 2 धारा में बढ़ जाएगी इस तरह। ठीक है, ये एक जो चला जाएगा बांग्लादेश में, जिसको हम पद्मा कहते हैं, और ये आपका हुगली हो जाएगा, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये आपका यहाँ पर आकर मिल जाती है, कौन, अजय नदी। ठीक है, ये ठीक विपरीत काम करती है, इसको याद रखना है। तो आपका हुगली में जाकर मिल जाती है कौन, अजय नदी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबके विपरीत ये बहती है। इसके बाद अजय के बाद यानी एक और नदी जो है इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं, चंदन नदी। कौन सी नदी है, चंदन नदी। चंदन नदी, अब देखिए यहाँ पर आपको चंदन नदी दिखाई देता होगा, तो चंदन नदी आप देख सकते हैं, चंदन नदी ये आपका कहाँ से निकलती है, चंदन नदी देख सकते हैं आपका ये झारखंड से निकल रही है, और निकलने के बाद ये बांका में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है, बांका में प्रवेश करती है, और बांका में प्रवेश करने के बाद हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि ये चली जाती है भागलपुर में, और भागलपुर में यहीं पर आपका कुर्सिला गांव जो है, यानी कुर्सिला गांव के पास, यानी कटिहार में ये जाकर आपका भागलपुर में ही, कुर्सिला गांव कहाँ जाएगा, भागलपुर में ही जाकर ये आपका कहाँ में मिल जाती है, गंगा मिल जाती है। बस ये भी छोटा सा बात है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चंदन नदी जो है ये भी आपका देख सकते हैं कहाँ से, यानी झारखंड से निकलेगी, झारखंड के पहाड़ियों से निकलती है, इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि यह बांका से प्रवेश करती है, बांका से क्या करती है, ये आपका बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है, और भागलपुर में गंगा मिल जाती है, भागलपुर में गंगा मिल जाती है। ठीक है,
यही 2-3 पॉइंट जो था इससे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना था, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो मैप है एक बार इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग ध्यान से, या आप लोग के पास एटलस होगा, एटलस को एक बार ध्यान से देखिएगा, बिहार स्पेशल बिहार देखिएगा, बिहार यानी प्रत्येक एटलस में आपको यानी प्रत्येक राज्य का नदी और उसके बारे में जो भी प्रकृति के खनिज होते हैं वो सब के बारे में क्या किया होता है, दिया होता है। तो आप उसको एक बार ध्यान से देखिएगा, या इसको स्क्रीनशॉट लेकर एक बार ध्यान से देखिएगा कौन सी कहाँ से नदी आ रही है और कहाँ मिल रही है, ठीक है। और जो साइड में आप जो लिखे हैं उसको भी आप 1-2 बार घर पे उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 100% हमको उम्मीद है कि ये आप वीडियो आपको समझ में आई होगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर मान लीजिए हम ऐसे ही मैप पे केवल बताए थे तो भी समझ नहीं आता, केवल लिखवाए थे तो भी समझ नहीं आता, इसलिए हमने मैप और यानी साथ में राइटिंग दोनों का सहारा लिया ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।